नमस्कार, 10 का दंगल के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव हैं तो मायावती को आज चंद्रशेखर आजाद से चुनौती मिल रही है। ऐसे में बीएसपी ने 6 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए और चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका दे दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं 10 का दंगल। जिस उत्तर प्रदेश में अभी अभी बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है। समाजवादी पार्टी 5 से 37 की सीढ़ी चढ़ चुकी है। बीएसपी 10 से 0 पर आ चुकी है। उस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी चेहरे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आमने सामने आने वाले हैं। सीएम योगी का मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। मायावती का मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। भूपेंद्र चौधरी का मुकाबला क्या अजय राय कर पाएंगे? साथ ही आमने सामने होंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी जो अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए प्लान तैयार कर चुके हैं। और मायावती की पूरी कोशिश है कि उपचुनाव के सहारे वो अपना सिक्का फिर से चला सकें, फिर से प्रभुत्व कायम कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो बदले हुए हैं, ऐसे में बीएसपी कितना कुछ कर पाएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हाल फिलहाल बीएसपी अपने प्रत्याशियों के नामों का पहले से ऐलान करके बाकी पार्टियों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इस आमने सामने की टक्कर में मायावती का हाथी सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। 10 सीटों में से बीएसपी ने कई सीटों पर तो अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, तो कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का गेम बिगाड़ चुकी है। मिल्कीपुर से बीएसपी ने राम गोपाल कोरी को उतारा। मीरापुर से शाह नजर बीएसपी उम्मीदवार, सीसामऊ से बीआर अहिरबार बीएसपी प्रत्याशी, कटेहरी से अमित वर्मा को मायावती ने मौका दिया। फूलपुर से शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया गया। मझवा से दीपू तिवारी को मौका दिया गया है। यानी मायावती ने 10 में से 6 सीटों पर दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और ब्राह्मण को मौका देकर पक्ष विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और पार्टियों की तुलना में ज्यादा तेजी में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक सबसे ज्यादा टिकटों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यालय को देखें, साफ तौर से यहाँ पर अब तक पार्टी की मुखिया मायावती ने 3 से ज्यादा बैठकें की हैं। उन बैठकों में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, कमेटियां बनी हैं। पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ समन्वय बनाकर उपचुनाव को ज़्यादा सीरियस लें। बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अपनी खोई हुई ज़मीन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पा सके। बहुजन समाज पार्टी के पास ये मौका है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में भाग नहीं लेती थी। लेकिन इस चुनाव में भाग लेकर बहुजन समाज पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसकी खोई हुई ज़मीन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे में खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, उनके पार्टी के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पहले की तरह उनके वोट बैंक के बीच नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी खुद इस बार कटेहरी और मिल्कीपुर में पैर जमा चुके हैं, तो अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने के लिए पूर्वांचल का रुख कर चुके हैं। उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे, जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। यानी ये तो साफ है कि 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव किसी के लिए आसान नहीं, क्योंकि जहां बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़कर लोकसभा का बदला लेने के मूड में है, तो वहीं मायावती पार्टी का अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन चंद्रशेखर से मुकाबला किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उधर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की लड़ाई फिर शुरू हो चुकी है। जहां अखिलेश यादव केशव मौर्य को डिप्टी सीएम नहीं मानते, तो वहीं केशव मौर्य ने भी कह दिया कि अखिलेश यादव का खेल खत्म हो गया है। आइए आपको बयान सुनाते हैं। के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े श्री अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव केशव मौर्य को लेकर चुटकी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ करके विपक्ष के सारे डाउट क्लियर कर दिए। आपको सुनाते हैं सीएम योगी की तारीफ में उन्होंने कौन कौन से कसीदे पढ़े। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं, और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? जहां उपचुनाव के लिए सियासतदानों ने अपने अपने मुद्दे सिलेक्ट कर लिए हैं, तो ऐसे में यूपीएससी में लिटरल एंट्री भी विपक्ष के मुद्दों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और मायावती ने भी मंत्रालयों में डायरेक्ट एंट्री का विरोध किया है और आंदोलन की तैयारी में है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो, लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसमें बिना परीक्षा दिए अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है। इसमें उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो चुका है, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर आरक्षण का राग अलापने वाली मायावती। सबने एक साथ लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरी का विरोध शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा, लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है। वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। यानी लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च अधिकारी पदों पर बैठाने की साजिश रच रही है। सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर। दरअसल यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, जो 3 चरणों में होती है। उसी के आधार पर उम्मीदवारों का IAS, IFS, IPS और तमाम मंत्रालयों में अफसर के पद पर सिलेक्शन होता है। ऐसे में यूपीएससी की लेटरल एंट्री क्या है, इसे समझना होगा। लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई।
यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट भर्ती। निजी क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों को मौका मिलता है। ब्यूरोक्रेसी को और गति देने के लिए नियुक्ति की जाती है। इंटरव्यू के जरिए सरकारी विभागों में भर्ती होती है। बता दें कि 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती की थी। अब इसे दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार यूपीएससी में लेटरल एंट्री में विपक्ष को आरक्षण दिखने लगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस स्कीम का जमकर विरोध किया और उन्होंने इस स्कीम के खिलाफ अपनी बातें भी रखी। मायावती ने कहा कि केंद्र में 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुसार अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। यानी इस बार आरक्षण का मुद्दा यूपीएससी में लेटरल एंट्री में भी दिखने लगा है, जिसके खिलाफ विपक्षी नेता अब आंदोलन करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।